हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम्स लोग किसे कहते हैं। ये सेकंड वीडियो है दोस्तों इस चैप्टर की। तो आज हम सीखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों, किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में, मतलब दोस्तों बिंदु आवेश के बीच में स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। अब ये नहीं है कि दोनों ही स्थिर हो, कोई एक भी स्थिर होगा तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि दोनों चल रहे हों। ठीक है, दोनों आवेश ना चल रहे हो, सिर्फ एक आवेश चल रहा हो। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह की दो गेंदें हैं, जिसमें एक पर लिखा हुआ है Q1 और दूसरे पर Q2। दोस्तों ये जो Q1 और Q2 है वो इन गेंदों के चार्ज हैं। इससे इस तक की दूरी जो है वो कहलाएगी R। मतलब R मान ले रहे हैं, इतना समझो कि दो स्थिर आवेशों के बीच की ये दूरी है, बस इसे R मान ले रहे हैं। और इनके बीच में कोई बल F लग रहा है। अब आप सोचेंगे बल क्यों लगेगा, तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर दो प्लस प्लस हों तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, अगर एक माइनस और एक प्लस हो तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर सजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विजातीय आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यहाँ कमाल की बात यह है, किसी भी कंडीशन में इनको मान लो तुम्हारी इच्छा है, यहाँ पर हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए प्लस क्यू या माइनस क्यू हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मली लिखेंगे Q1 या Q2। तो अब जो नियम है उस पर आता हूँ मैं, उसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। कूलाम का नियम, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार जैसे इस नियम के अनुसार क्या होता है, इनके बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल होता है। दोस्तों आपको ये नहीं बताना है आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, बस इतना समझ लो एक वैद्युत बल लगता है, क्योंकि चार्ज के ऊपर लग रहा है तो हम उसे वैद्युत बल मान लेते हैं। तो जो वैद्युत बल होता है वो इन चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा इस बीच की दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बताता हूँ। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोस्तों किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कमाल की बात यह है दोस्तों, चलो फिर से करके देख ले रहे हैं। अब ये जो सिस्टम है उसको लिख ही दे रहे हैं, यानी कि जो F है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेशों का गुणनफल दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये मान लीजिए Q1 और Q2, और अगर इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिए तो ये हो गया गुणनफल। ठीक है ना दोस्तों, तो Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, तथा इनकी जो बीच की दूरी है
इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मान लीजिए कि f जो है वो प्रोपोर्शनल तो होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के, मतलब उल्टे के। ठीक है ना दोस्तों। तो ये है कूलॉम्स लॉ। अब दोस्तों अगर इन समीकरणों को हम एक में मिक्स करना चाहें तो इसे फिक्स करने पर भी हमको पता पड़ जाएगा कि ये जो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ F वैद्युत बल Q1, Q2 बिंदु आवेश एंड जो R है Q1 व Q2 के बीच की दूरी। यदि दोस्तों आपने इनको कुछ मान नहीं रखा है, जैसे कभी कभी हम ऐसा लिखते हैं कि माना भाई पहले वाले पर आवेश Q1 है और दूसरे वाले पर Q2 है। अगर ऐसे नहीं मान रखा है तो बाद में आपको बता देना है कि जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू मतलब बता देनी है ये क्या क्या है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको नंबर यदि पूरे लेने हैं तो ये बताना ही पड़ेगा। तो नियम तो आपको याद हो ही गया होगा दोस्तों। दो बॉलें लेनी है और उनके जो आवेश हैं उनका जो गुणनफल होगा वो समानुपाती होगा उसके बल के, और ये जो बल है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब दोस्तों हम इसको अगर सिंपल वे में लिखें डायरेक्टली तो हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। इसमें जो भी सिस्टम हमारा बन जाएगा वो मात्रक वही होता है दोस्तों, बल का मात्रक न्यूटन होता है तो वही रहेगा। अब देखो दोस्तों, आपको एक बात तो पता होगी कि जब भी ये प्रोपोर्शनल हटता है तो इसको कुछ में समझिए एक बड़ा सा राक्षस है, और ये राक्षस जब भी हटेगा तो इसका पेट फटता है, और पेट फटता है तो किसी न किसी को जन्म देकर जाता है दोस्तों। और सिस्टम ये है कि यहाँ पर आ जाएगा K, मतलब एक कांस्टेंट आना ही आना, ये निश्चित है, इसके पेट में से निकलता है। पेट फट गया, दोनों तरफ से फट गया, उसको निकलने के लिए आज़ादी मिल गई दोस्तों, Q1 Q2 अपॉन R²। ये बन जाएगा सर, मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमें एक बात तो पता पड़ रही है कि ये जो है K जो है वो है क्या, तो इसे हम परावैद्युतांक कहते हैं, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है। अब K समानुपाती नियतांक है और जो K की वैल्यू होती है वो होती है समानुपाती नियतांक है, और भी लिख लो दोस्तों यहाँ से आगे, जिसे माध्यम का, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, परावैद्युतांक कहते हैं, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसे माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर K की जो बात है, जहाँ K बराबर होता है निर्वात के लिए, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी अलग कंडीशन हो जाती है। वैसे तो निर्वात के लिए ज़्यादातर K की वैल्यू जो है 1 रहती है, लेकिन यहाँ पर बन जाता है K इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो ये जो है एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों, इसे आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, ये जो जीरो है उसको नॉट कहते हैं, ये लो इससे भी लिख लो एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमको समझ में आ गया ये जो है एप्सिलॉन नॉट कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है, मेरे को बनाना नहीं आया जाता ढंग से, तो इस तरह से कुछ ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 9,
गुणा 10⁻9, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसकी वैल्यू उतार लेंगे और वैल्यू उतारने के बाद में ये जो भी चीज़ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सदिश रूप की। इसका सदिश रूप क्या होगा? ठीक है दोस्तों, सदिश रूप का मतलब ये है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस के हैं, मान लीजिए ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस, तो इसकी जो दिशा है, ये वाला जो आवेश क्यू है वो बल लगाएगा इस पर, उधर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा इधर की ओर, क्योंकि इसको इसे इधर भेजना है। और ये वाला जो है वो बल लगाएगा किधर की ओर, इस पर, इधर की ओर। लेकिन जब भी ये बल लगाते हैं तो इसे धकेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसने बल लगाया और इसको उधर धकेल दिया, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सीधा उसी अक्ष पर धकेलता है जिस अक्ष पर ये पहले से दूरी में थे, ठीक है। तो उसी अक्ष पर धकेलेगा और ये वाला भी उसको उसी अक्ष पर धकेलेगा। ऐसा नहीं है यहाँ से इनकी जो दिशा है वो मतलब बदल जाए, इधर को चला जाए या इधर को चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब दोस्तों हमको निकालना है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। सुहाना सफ़र और ये बीच की दूरियाँ, तो दोस्तों अब हो क्या जाएगा, अगर मुझे इसका सदिश रूप निकालना है तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ये जो होता है वो होता है मॉड, मॉड बोलते हैं इसको, मॉड बोलते हैं दोस्तों। जब Q1 से Q2 पर अगर दूरी निकालना है Q1 से Q2 पर, तो उसे हम मान लेते हैं R12, 1 से Q की ओर, नहीं, जिसकी ओर जाते हैं उसको पहले और जिससे जाते हैं उसको बाद में। यहाँ पर भी आ जाओ, अगर यहाँ से मैं इनके बीच की दूरी निकालूँ इस तरह से, तो जो बन जाएगी वो हो जाएगी, किधर से किधर की ओर आ रहे हैं, 2 से 1 की ओर, तो जिसकी ओर आ रहे हैं उसको ऐसे और इसको ऐसे। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों हम आर, किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, जिसकी ओर जा रहे हैं उसको लिखते हैं R21 बराबर हो जाएगा दोस्तों, जिधर की ओर जा रहे हैं उसको पहले R2 माइनस R1, और जिससे जा रहे हैं उधर को लिख देते हैं हम बाद में। इसमें भी देखो 1 पहले आया तो R1 माइनस R2, ये वाली दूरी होगी। वहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो ये लो मैं वहीं पे ही लिख दे रहा हूँ, ये भी मिटा ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा R1 माइनस R2 के बराबर, यही चीज़। तो दोस्तों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है, मतलब जहाँ से जिधर की ओर जाते हैं वो वाला, उसकी वाले की दूरी पहले ले ली और जिधर से जा रहे हैं उसके बाद में, उस तरह से लिखते हैं इसको। तो जब भी किसी की अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? यूनिट वेक्टर की। अब ये जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आर का। किसका होगा दोस्तों? आर का। तो एफ बराबर वेक्टर फॉर्म निकाला हूँ, ये लो लिख ही दे रहा हूँ, सदिशीय निरूपण किसका हो रहा है? कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण बहुत ही आसान है दोस्तों। एफ इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है, इसके द्वारा इस पर जो बल लगाया जा रहा है, F21 बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। मतलब चार्ज Q पर चार्ज Q1 के, चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के द्वारा लगाया गया बल F21 होगा, और चार्ज Q2 से इसके ऊपर लगाया गया जो बल होगा वो होगा F12। तो दोस्तों जो भी फार्मूला है, अगर किसी का हमको सदिश निकालना है, सदिश निरूपण करना है, तो जो भी आपका फार्मूला है वो हो जाता है KQ1Q2/R² होता है। और किसी का सदिश निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर उसके सामने रख देते हैं, तो उसका सदिश हमको आसानी से
मिल जाता है। यहाँ से भी दोस्तों हम यही करेंगे, F12 का निकालेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और फिर से उसका सदिश निकालना है। अब किधर से किधर की हो जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, 1 से 2 की ओर नहीं, 2 से 1 की ओर जा रहे हैं, 2 से 1 की ओर। तो जिसकी ओर आते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिधर से जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण एक और दूसरा, अगर मैं एक बात बताना चाहूँ, R1 और R2 के बीच में अगर संबंध रखना चाहूँ तो क्या होगा। देखिए R12 बराबर कितना होता है, R12 बराबर होता है R1 माइनस R2, और R21 बराबर होता है R2 माइनस R1। अब दोस्तों अगर मैं इनमें रिलेशन निकालना चाहूँ, बिल्कुल बराबर करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ बाहर। माइनस कॉमन बाहर लेने का मतलब है जो चीज़ें माइनस की हैं वो प्लस की हो जाएंगी, जो प्लस की हैं वो माइनस की। अभी देखिए R1 किसका था, माइनस का, तो ये हो जाएगा R1 प्लस का। ठीक है, R1 हो जाएगा प्लस का, और ये जो है वो किसका हो जाएगा, R2 माइनस का। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया दोस्तों, और जो प्लस का था वो माइनस का। अब यहाँ से एक खास बात आपको पता पड़ रही है कि ये जो दूरियाँ हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये माइनस में है और ये किस में, प्लस में। अगर मैं समीकरण 1 व 2 से पता करूँ इन चीज़ों को, तो ये जो है बल बराबर आ सकते हैं, पर एक ही कंडीशन है कि मैं F इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 2 आ गया तो इसको लिखता हूँ माइनस, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, चलो देखो अभी बताता हूँ। R21 ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि ये इसका मान है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ काय माइनस लगा के R12। ओके, यहाँ से आपको सब समझ में आ गया होगा ये है क्या। तो अगर मैं इनको ऐसी कंडीशन में बदलने की कोशिश करूँ R12, तो अगर मैं इसे R12 को या तो R21 की जगह पर R12 कर दूँ, तो मुझे पता पड़ जाएगा ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव वाली आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 आपसे कह रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू, अगर मैं इसको 2 1 की जगह पर करना चाहूँ, R21 की जगह पर, तो फिर मेरा माइनस आ जाएगा यहाँ पर आगे, बाकी वैल्यू सब वो ही रहेगी जो कि इसकी थी। तो अब मैं इसकी जगह पर इस वैल्यू को रख दूँ तो आपको पता पड़ जाएगा कि F12 है बराबर होगा माइनस F21 के। तो समीकरण 1 व 2 से आपको पता पड़ जाएगा F12 बराबर होगा माइनस F21 के। और दोस्तों इससे क्या पता पड़ता है, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के दोस्तों ये है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अगर हम किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी विपरीत क्रिया में हम पर उतना ही बल लगाती है। तो इसका मतलब ये है, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम, ये तीसरा नियम था, तो दोस्तों तृतीय नियम का पालन करता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लो। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मेरे को कमेंट कर देना, मैं अच्छा करके फिर से समझा दूंगा, नहीं तो ऑफलाइन मिल जाना। ऐसे ऑफलाइन मिलने का कोई चांस तो है नहीं, कोई बात नहीं है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हमने कूलाम्स का नियम तो पढ़ लिया। अब हमें संबंध निकालना है। अगर कूलाम के नियम से अगर हम कुछ चीज़ निकालने की भी कोशिश करते हैं, किसी माध्यम पर डिपेंड कैसे करता है, तो पहले ये देख लेना कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। नियम की सीमाएं, नंबर 1, यह नियम
स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। दोस्तों ये नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। अगर पॉइंट चार्ज वो भी कैसे होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चल रहा है तो काम करेगा। मान लो अगर दोनों चल रहे हैं, दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो दोस्तों ये नियम काम नहीं करेगा। ये नियम तभी काम करेगा जब दोनों या तो स्थिर हों या फिर उनमें से कोई एक स्थिर जरूर हो। ठीक है। दूसरी बात, एक और भी सीमा है इसकी, वो ये है कि दोस्तों ये एक्सपेंडेबल जो चार्ज होते हैं, मतलब जो चार्ज फैल कर रहते हैं किसी पर, जैसे मान लीजिए एक सतह है, ये है, इसके अंदर चार्ज फैला हुआ है, या ये कोई चालक गोला है जिसके ऊपर सतह पर चार्ज फैला हुआ है, तो दोस्तों इसके लिए ये नियम काम नहीं करेगा। तभी तो हम यहाँ पर इसके लिए पढ़ेंगे दोस्तों गॉस के नियम, और गॉस के नियम से ही इसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये किसी सतह पर समान रूप से विसरित आवेश के लिए कार्य नहीं करता। तो दोस्तों ये तो हम लिख देंगे इसकी लिमिटेशंस में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये हाय बाप रे, कैसा मुंह फैला रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। दोस्तों अगर इसे देखने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे F बराबर, ये वैद्युत बल के लिए है, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहीं पर दोस्तों होता है F बराबर, ये न्यूटन के नियम के अनुसार हो जाएगा दोस्तों, G(m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये न्यूटन का नियम है दोस्तों, ये कूलॉम्स लॉ है, बिल्कुल इससे समांतर रखता है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर जो K वो माध्यम चेंज होने पर K की वैल्यू बदलती रहती है, जबकि यहाँ जो है G माध्यम चेंज होने पर इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था K जो है वो किस पर डिपेंड करता है, K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है दोस्तों वो होता है माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है दोस्तों, माध्यम की वैद्युतशीलता। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से एक कारण और भी बन जाता है हमारा, वो ये है कि अगर हम निकालना चाहें किसी माध्यम के लिए बल, तो वहाँ पर EM आ जाता है। देख लीजिए, निर्वात के लिए हो गया ये, यहाँ पर मैं निर्वात लिख दे रहा हूँ दोस्तों, और ये हो गया माध्यम। तो ये लो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, निर्वात को ईयर लिख दे रहा हूँ A, और इसको लिख दे रहा हूँ माध्यम। तो दोस्तों माध्यम के लिए आपने वो निकाल रखा है, या फिर मैं निर्वात के लिए निकालूं तो निर्वात के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ से FA बराबर K की जगह पर क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये लो, माध्यम के लिए क्या लिखूँ मैं, निर्वात की लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन 1 समझ लो दोस्तों इसको। और अगर मैं निकाला हूँ किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, FM। F मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन m लिख दो दोस्तों इसकी जगह पर, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दोस्तों समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। समीकरण 1 बटे समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से अगर हम भाग देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा दोस्तों समीकरण 1 को समीकरण 2 से FM बराबर भाग देंगे तो ये बन जाएगा तो दोस्तों ये वाली साइड पूरी कट जाएगी और यहाँ से देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये जो पाई m है नीचे है तो ये पहुँचेगा ऊपर, और ये जो ऊपर है वो जाएगा नीचे। तो FA अपॉन FM बराबर हो जाएगा EM अपॉन EM नहीं है दोस्तों, एप्सिलॉन m और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m लेकिन बट एप्सिलॉन m और एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन r के। तो FA और FM बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r, और जब एप्सिलॉन r हो जाएगा तो दोस्तों इधर से मैं इधर को भेज दे रहा हूँ, तो FA बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r एंड FM। यहाँ से आप चाहो तो FM की भी वैल्यू निकाल सकते हो। FM रेडियो मंत्रा वाला मत समझ लेना दोस्तों, ये मीडियम वाला है, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो ER है उसका लिख देंगे, जहाँ एप्सिलॉन r अपेक्षिक वैद्युत शीलता है, जहाँ ER अपेक्षिक वैद्युतशीलता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें FM की वैल्यू निकालनी हो तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उससे FM को हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा। अगर FM निकालना हो तो FA को इससे क्या करा देंगे, भाग, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है तो इधर को किस में जाएगी, भाग में जाएगी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। यहाँ पर मैं इससे रिलेट करना चाह रहा था तो यहाँ से भी रिलेट हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपसे ये पूछ लिया था, एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे पूछा गया है कि K व G की विमा का अनुपात क्या होगा, K व G की विमा का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों हमको यही निकालना होगा, K व G की विमा का अनुपात क्या होगा, तो वो निकाल देंगे। हालांकि उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है NCERT में कि ये सिद्ध करके दिखाइए K अपॉन G की विमा का अनुपात जो होगा वो एक नियतांक होगा। ठीक है, नियतांक का मतलब कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का मतलब ये है कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जिस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका नाम PCM कनेक्शन है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन डे टू डे मिलता रहे। बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों।